नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है m की पावर 26 प्लस 1 अपॉन m की पावर 14 बराबर 23 दे रखा है, और हमें निकालना है m की पावर 42 प्लस 1 अपॉन m की पावर 21। देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 26 नहीं होगी, कितना है 28। तो जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या हुआ, m की पावर 28 प्लस 1 अपॉन m की पावर 14 इज इक्वल्स टू कितना है 23। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा m की पावर 14 प्लस 1 अपॉन m की पावर 14 इज इक्वल्स टू 23। देखो भाई, अब जो हमसे पूछा हुआ है उसको अगर हम एक बार थोड़ा सा देख ले तो ये हमारा क्या बनेगा, m की पावर 21 प्लस m की पावर 21 अपॉन 21। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा m की पावर 7 का स्क्वायर बन रहा है, और ये जो है मेरा ये m की पावर 7 का क्यूब बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से m की पावर 7 बराबर क्या रख देते हैं, a। अगर मैं a रखूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर 23 है। तो यहां से जब मैं दोनों तरफ टू ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ टू ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ये a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर 25। और यहां से जो मेरा a प्लस 1 अपॉन ए आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। तो देखो भाई, जब a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 5 होता है तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब सीधा कितना होता है, वो 110। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या होता है हमारा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यही होगा भाई। तो हमारा यहाँ से सीधा 110 आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको इसकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता है कि जो हमसे यहाँ से a प्लस 1 अपॉन ए पूछा हुआ है, सॉरी ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब पूछा हुआ है, तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3 होता है। मतलब कोई भी एक इनमें से ऑप्शन में से हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ए क्यूब माइनस 3 की फॉर्मेट में है। तो अब देख के आपको पता लगेगा कि सिर्फ 110 ही है। क्यों, क्योंकि भाई ये सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 तक सीमित है, और 5 तक हमारा सबको पता है कि भाई जब 5 होता है तो 110 होता है, अगर ये 4 होता है तो 52 होता है, जब ये 3 होता है तो हमारा 18 होता है। क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इतनी बार इन पे क्वेश्चन आ चुके होते हैं ना कि जनरली हमें पता रहती है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है कि a प्लस 1 अपॉन ए के फॉर्मेट से और a माइनस 1 अपॉन ए के फॉर्मेट पे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आप एक बार रिकैप कर लीजिए कि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर x है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस 1 अपॉन ए कितना होगा, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होगा। तो जितनी भी इनसे रिलेटेड चीजें वो एक बार सारी रिकैप कर लीजिए आप। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि 2x 4x 5 4 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या यूज करना है, x की 11 की डिविजिबिलिटी का यूज करना है। 11 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि देखो ये हमारा क्या बन रहा है 2 4 5, और ये हमारा कितना बन रहा है 2 प्लस 4 प्लस 5। इसमें से अगर मैं घटा दूंगा 2x प्लस 4 तो ये क्या आना चाहिए, या तो या 0 हो, या ये 11 हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो। हमारी 11 की डिविजिबिलिटी कहती है। तो देखो भाई, जब मैं मान लो इसको पहले 0 ले लेता हूँ, तो 0 लूंगा तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 2 11। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमने देखा कि इंटीजर नहीं आएगी, तो मतलब हम 0 तो नहीं ले सकते। अगर हम बराबर में 11 ले लें, अगर इसके बराबर में हम 11 ले ले तो हमारा क्या बनेगा भाई, यहाँ से 2x प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 11 प्लस ये वाला 11, तो कितना हो गया 22। जब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 22 माइनस 4 18 बटा 2 बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 9। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, Devendra and Vikas were the two candidates in an election. 20% of the voters on the voters list did not cast their votes. भाई टोटल हमारे पास जो वोटर्स हैं वो कितने हैं, 100%। कितने वोटर्स है भाई, 100%। इन 100% में से 12% ने वोट नहीं दिया, मतलब 12% ने वोट नहीं दिया, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, 88% लोगों ने वोट दिया। इनमें से 120 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ा। बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो ये 120 वोट है वो क्या हो गए, इनवैलिड। क्या हो गए भाई मेरे, इनवैलिड। आगे हमसे बोला गया देवेंद्र वाज सपोर्टेड बाय 48% ऑफ ऑल द वोटर्स। जो इन द लिस्ट देवेंद्र है, देवेंद्र को 48% वोट मिले टोटल वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट में टोटल वोट कितने थे, 100। 100 का कितना मिला, 48%। भाई 100 का 48%, 48 हो गया। अब अगर 48 वोट इसको मिल गए तो जो बचा हुआ आदमी उसको कितने मिलेंगे, उसको 40 माइनस 120 वोट मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि भाई 88 माइनस 120 वोट टोटल पड़े थे, इनमें से सॉरी इतने टोटल वैलिड वोट थे, इन वैलिड वोट में से 48 वोट इसको मिल गए, तो जो बचे कुचे वोट है वो जो दूसरा आदमी आपका बच रहा है विकास उसको मिलेंगे। साथ में बोला गया है ही गोट 549 वोट्स मोर देन इज राइवल, कि इसको जो वोट मिले वो कितने ज्यादा मिले, 549 वोट ज्यादा मिले। और हमें निकालना है कि टोटल वोटर लिस्ट में द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, कि ये 100% की वैल्यू कितनी, ये हमें निकालनी है। तो देखो भी यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको पता है 48 वोट इसको मिले, 40 माइनस 120 वोट इसको मिले, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 48 माइनस 40 माइनस 120 बराबर 549। यहां से जब आप करोगे तो आपको यहां से 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 549 माइनस 120, जब आप इसको करोगे तो 429 हमारा आ जाएगा। आपको पता है 8% की वैल्यू 429 है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली जब हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो 4 से 2 बार कटा, 4 से 25 बार कटा, 25 नाम 225, 25 दूना 50, 22 72, 2 7 25 चौक 100 और 7 107/2। जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 5362, ऐसा कुछ आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई हमारे ये एक कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमारा इससे मैच कर रहा हो। बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था डिट्टो यही क्वेश्चन था और यही उसके ऑप्शन थे, तो मैंने वही क्वेश्चन लिया है। ये चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन ही गलत दे रखे थे इसके, और भाई हमारा जो भी आंसर आएगा वो एकदम इंटीजर में आना चाहिए, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है क्योंकि वोटर्स तो डेसिमल में हो नहीं सकते ना जनरली। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशन में दिक्कत हो, मतलब किसी डाटा में, बाकी जो इसका फॉर्मेट है क्वेश्चन सोल्व करने का वो यही रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो क्या है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि देखो ये 48% दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है टोटल वोटर लिस्ट का। अगर हमसे बोल देता कि ये जो 48% वोट है ये वैलिड वोट्स का होता, तो वैलिड वोट्स का 48% अगर इसको मिलता तो बचे हुए कैंडिडेट को कितना मिलता, 52%, क्योंकि फिर हम इसको 100% मानते, इसको क्या मानते हैं, 100%। ठीक है भाई, तो अगर एक को 48 मिलता तो दूसरे को 52 मिलता, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी कि इस आदमी को वैलिड वोट्स का मिल रहा होता, किसका, वैलिड वोट्स का, ना कि टोटल वोट्स का। तो मैंने थोड़ी सी चीज समझाई है, आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि in a room there are some boys and some benches, if 5 boys sit on each benches then 2 boys will have no bench to sit on। भाई एक रूम है उसमें कुछ बेंचेज है, हम मान लेते हैं कि बेंचेज की संख्या कितनी है, बी। अगर प्रत्येक बेंच पे 5 लड़के बैठते हैं तो हमारे पास 2 लड़के बच जाते हैं, तो 2 लड़के बच जाते हैं, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, क्लास में इतने टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे। भाई एक बेंच पे 5 बैठ रहे हैं, टोटल बेंच कितनी है, बी, तो टोटल लड़के कितने हो गए, b/5, तो ये हो गए, प्लस 2 क्या है, एक्स्ट्रा है जो हमारे बच गए। साथ में आगे दिया हुआ है इफ 6 boys sit on each bench then 2 benches remain unoccupied। अगर 6 लड़के एक बेंच पे बैठे तो हमारी जो बेंच है वो 2 बच जाएंगी, मतलब कितनी बेंचों पे लड़के बैठेंगे, b-2 पे। और ये दोनों चीजें बराबर है क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ बॉयज है और ये भी टोटल नंबर ऑफ बॉयज है। जब हम इनको सोल्व करेंगे यहाँ से तो जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 6 दूना 12 माइनस 2, तो ये आ जाएगी कितनी भाई, 6b, 5b, 6 दूना 12 और 2 14, कितनी आ गई, 14। तो हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 14 × 5 में। यहाँ पे कुछ गलती हुई है कि हमसे 6b, 6 दूना 12, 12 आपका उधर जाएगा 6b-2, बी बराबर आपका आएगा भाई यहाँ पे कितना, 6b, 6 दूना 12 13 14, 14 आ गए। हमसे पूछा गया बेंचों की संख्या, अच्छा बेंचों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग, तो बेंच तो 14 आ गई, लड़के टोटल कितने, 14 × 5 + 2, 14 पंजे 70 और 2 72, और 14 कितना हो गया टोटल 86 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया भाई when an article is sold at 33/40 of its actual selling price there is a loss of 25%। सेम क्वेश्चन हमने पिछले किसी प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया था। अगर भाई उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 40 है, उसमें से हम 33 पर किसी माल को बेच रहे हैं, तो 33 में बेचने पे क्या हो रहा है, देर इज ए लॉस ऑफ 25%, 25% का लॉस हो रहा है, मतलब हम कितने में बेच रहे हैं, 75 में। इफ इट इज सोल्ड एट 32% ऑफ अबोव इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इसकी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 40। भाई हमने माना था ना कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस 40 है, इससे 32% ज्यादा पर बेच रहे हैं, इससे 32% ज्यादा पर बेचने का मतलब कितना हो गया, इसका 132%, यही हुआ भाई। अगर इससे
32% ज्यादा पर बेचती है तो हमें कितना लाभ होगा ये निकालना है। तो देखो भाई जब हम इसको सोल्व करेंगे 33 का कितना गुना है 4 गुना, 33 का 4 गुना ये हो गया, 25 का 3 गुना और 25 का 4 गुना और 25 का 5 गुना, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है 25 ओ सॉरी 25 75 हो गया ना, 4 तिया 12 कितना आएगा 120%। 120% का मतलब क्या हुआ कि हमें जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 20% का प्रॉफिट हो गया दोस्त, कितने का हुआ 20% का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत रिपीटेड है, तो इसका थोड़ा सा आप इसको ज्यादा अटेंशन के साथ देखना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप 2 बार वीडियो देखना, इतनी मेरे को उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन एज का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट गो में आप इनको स्किप करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कई बार हमसे कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और वहां पे क्या है ज्यादा टाइम दे बैठते हैं। तो पहले राउंड में आप इसको स्किप करोगे तो बेहतर रहेगा भाई। क्वेश्चन में हमसे बोला गया 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रानी, रानी की प्रेजेंट एज का 2 गुना इज इक्वल टू द एज ऑफ सावित्री आफ्टर 9 years फ्रॉम नाउ। ये बराबर है सावित्री की एज, सावित्री की एज के जो 9 साल के बाद में जो सावित्री की एज होगी उसके बराबर है। तो एक इक्वेशन तो आपकी हो गई। दूसरी इक्वेशन में हमसे बोला गया आफ्टर 19 years फ्रॉम नाउ, अब से 19 years बाद में 3/7 टाइम्स ऑफ सावित्री एज। अब से 19 साल बाद में क्या हो रहा है भाई, सावित्री की जो एज होगी अब से 19 साल बाद में सावित्री की एज भाई सावित्री की हमने प्रेजेंट एज कितनी मानी है एस, एस में अगर हम 19 जोड़ देंगे तो उसकी 19 साल बाद की एज आ जाएगी। अब से 19 वर्ष बाद सावित्री की आयु का 3/7 गुना, इस एज का 3/7 गुना, ये किसके बराबर है, ये रानी की वर्तमान आयु के बराबर है। रानी की वर्तमान आयु कितनी है भाई आर। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि ये आर की वैल्यू है और हमें यहाँ पे 2r लेना है, तो हम क्या करेंगे भाई s+19 इसकी पावर 3/7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7+9। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा भाई 3 दूना 6x प्लस गुन्नी छिक्की 114 बराबर कितना आ जाएगा ये 7s+63। तो यहां से जब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो s की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 37 और 14 51, s की वैल्यू कितनी आ गई 51। हमसे पूछा गया अब से 9 वर्ष बाद रानी की आयु क्या होगी, तो s की वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे तो कितनी आ जाएगी 2r हमारे पास होगा 51 + 9 60, तो r की वैल्यू होगी 30। 9 वर्ष बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 39, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखो भाई मैं आपको स्पेशल अटेंशन कर रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पर, क्योंकि अभी एग्जामिनर का इन पे कुछ ज्यादा फोकस है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो सब में इन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए वुमन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 36 मीटर टॉल टावर वाज 60 डिग्रीज, सी मूव अवे इन सच ए वे दैट द बेस ऑफ द टावर हैर her initial position and final position one in a straight line. The angle of elevation of her final position from the top of the tower was 30 डिग्री। बेसिकली हमसे बोला गया कि एक टावर है, एक महिला पहले यहाँ थी फिर ये यहाँ से आगे चली गई, तो इस केस में क्या हुआ जो पहले आपका एंगल था और बाद में जो आपका एंगल था उन दोनों में कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, पहले जो एंगल था आपका वो कितना था 60 डिग्री का, ये बोला गया ना भाई, हाँ पहले जो एंगल था 60 डिग्री का था, बाद में कितना बना 30 डिग्री का। और देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप यहाँ से दूर जाते हो ना तो जो आपका एंगल हो कम होता जाता है, इसका रीजन भी बताया था कि भाई क्यों कम होता है। जो इसकी लेंथ तो कितनी 36 है, हमसे पूछा गया है वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी चली गई, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। देखो इनिशियली ये यहाँ थी, यहाँ से चल के वो यहाँ पे पहुंची, तो ये जो एंगल पहले 60 डिग्री का था अब कितना हो गया 30 डिग्री का। हमें बोला गया कि जो 36 मीटर लंबा टावर, टावर की लेंथ दे रखी है 36 मीटर, और ये बोला गया कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो देखो दोस्त यहाँ पे एक मैंने आपको पहले भी बताया था जो ये आपका गोल्डन रेशियो होता है वो क्या होता है, ये तो देखो बहुत फेमस वो है, फेमस डायग्राम है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गोल्डन रेशियो होता है वो मैं बता देता हूँ, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 60 है, तो आपकी ये वाली साइड √3 होगी, ये वाली साइड आपकी 1 होगी और ये पूरी साइड आपकी 3 होगी और ये वाली साइड आपकी 2 होगी। तो मतलब बेसिक सी चीज है, कुछ नहीं है भाई। 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 हो जाएगी, अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा √3 है तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा इसकी √3 गुना हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब आपको पता है कि इस चीज पे 1000 बार क्वेश्चन पूछे तो क्यों ना हम इस चीज को ध्यान में रख लें ताकि हमारा टाइम से वो हमें। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त, √3 की वैल्यू दे रखी है 36, हमें 2 और 1 इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो भाई ये कितनी है 2
सॉरी, ये टोटल कितनी है, हमें क्या बोला गया, वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर चली गई, मतलब यहां से ये निकालना है, ये कितना 2 की वैल्यू में निकालनी है, बस ये हमें करना है कि भाई √3 की वैल्यू हमें दे रखी है और 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो √3 की वैल्यू दे रखी है, जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो √3 से कितने बार कटा, 12 36, 12 × 2 = 24, √3 हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा भाई, कितना आंसर हो जाएगा, 24 √3। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाली चीज आपको पता है ना, तो इवन आपको डायग्राम भी नहीं बनाना, आपके माइंड में इसका खाका फिट है, खाका बैठा हुआ भाई, माइंड में खाका बैठा हुआ, आपको पता है √3 की वैल्यू 36 है, हमें 2 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, 2, ये 1 है, ये टोटल 3 है, ध्यान रखना, सिंपल सी चीज है, ठीक है, यही आपकी टाइम सेव करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल DEF इज, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है हमें DEF, आगे आपसे बोला गया DX इज परपेंडिकुलर टू EF, ओके, वेयर DX इज द मीडियन। देखो भाई, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर तो मीडियन भी होगा, सब होगा, ये इतनी प्रॉपर्टी तो आपको पता है। आप अभी यहाँ पे क्या करना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी एक बार देख लेना मेरे कहने से, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हमें बेसिकली नीचे क्या दे रखा है, DE और DX में रिलेशन दे रखा है, DE क्या आपकी साइड है और DX आपकी क्या हाइट है, तो साइड और हाइट में रिलेशन दे रखा है। हमें पता है कि जो आपकी H होती है, H बराबर √3/2a होता है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व कर दूंगा, सारी स्क्वायर में वैल्यू, तो हमारा क्या होगा भाई, 4h² बराबर 3a² हो जाएगा, मतलब 4 × dx² बराबर 3 × d², 3 × d² बराबर 4 × dx², डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं भाई 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज, क्या दे रखा है भाई ये जी, कि जो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है उनका एवरेज जी है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ i+2। अब यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, देखो हमें जो आंसर पूछा गया वो किसकी टर्म में, आई की टर्म में, जो ऑप्शन दिया आई की टर्म में, तो मतलब इस जे का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इस जे का कोई मतलब नहीं है तो इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है। बेसिकली हमारी जो पहली टर्म होगी वो कितनी होगी, i+2, दूसरी टर्म होगी कितनी होगी, i+3, i+4, i+5, i+6, i+7, i+8, i+9, हमारी 8 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका एवरेज निकालना है भाई। हमें पता है ये एपी में है, इनका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज क्या होगा, इन दोनों का i+5 प्लस i+6/2। भाई जब हमें एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म लेते हैं दोनों, या तो देखो ओड नंबर है तो हम क्या कर लेते हैं, मिडिल टर्म ले लेते हैं, अगर इवन नंबर है तो हम क्या कर लेते हैं, जो इन दोनों के इधर की संख्याएं छोड़ के 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, बीच की जो दोनों टर्म है उनमें हम 2 का भाग दे देते तो ऐड करके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2i+11/2 हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा सी आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या था कि ये जो लाइन दी हुई है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये समझना जरूरी है, और ये मैंने लिखा है। अगर आप इसको वैसे पढ़ोगे ना, आपको पता 8 संख्याएं मतलब मेरे को चौथी और पांचवी संख्या लेनी है, चौथी और पांचवी संख्या लेनी है। अब चौथी संख्या मेरी i+5 होगी, पांचवी संख्या मेरी i+6 होगी, क्योंकि पहली संख्या मेरी i+2 है और इसमें मेरे को 2 का भाग देना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर कोसेक a-b बराबर ये हो तो कोसेक 15 डिग्री की वैल्यू में निकालनी है, क्या होगी। देखो भाई इसमें सीधी सी बात है, ये वाली चीज आपको याद ही नहीं करनी, मैं तो बोलूंगा आपको, अगर एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और रेलवे में तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे सीधे साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछ लेगा। एक बार तो सीधा शायद tan 75 डिग्री की वैल्यू पूछी थी CHSL के किसी पेपर में। तो साइन 15 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2, और ये वाली वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है भाई, कोस 15 डिग्री के। इन द सेम वे जो साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 + 1/2√2, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, ये कोस 75 डिग्री में, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस 15 डिग्री के। ये वाली चीज देखो आपको पता है, साइन जब बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करना है। अगर हम बात करें tan 15 डिग्री की, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 - √3, और बात करें tan 75 डिग्री की, तो tan 75 डिग्री की वैल्यू होती है भाई 2 + √3। अब इसमें क्या है, ये वाली वैल्यू हमारी कोट
75 डिग्री की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी कोट 15 डिग्री की हो जाएगी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत काम आती है ये। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, अगर ये वाली वैल्यू आपको पता होती सीधी, ये वाली वैल्यू पता होती तो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करना भाई? साइन 75 डिग्री √3 -1/2 √2 है। तो कोसेक 75 क्या, ओ सॉरी कोसेक 15 क्या होगा? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब 2√2/√3 - 1। अब इसका मेरे को बस परिमेयकरण करना है। तो नीचे तो हमारा 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या हो गया? √6 प्लस √2 हमारा आंसर हो जाएगा। √6 प्लस √2 मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है भाई, हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म होता है। इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं वही चीज आपसे अगेन बोलूंगा कि भाई प्लीज आप जो भी चीजें आपको लगता हो कि नोट करनी है, नोट करते रहना। ये वाली चीज तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि भाई ये वाली वैल्यू आप कहीं पे लिख लो और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना। देखो मैं तो वैसे रिकमेंड करूंगा कि साइन इनकी सारी 15 और 75 वाली वैल्यू रख लो, साथ में एक 10 22.5 डिग्री की वैल्यू भी आपके कई बार काम आ जाती है, तो वो भी आप कहीं पे लिख लेना भाई। ठीक है।